दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है मेट्रो इन दिनों और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। इस फिल्म की कहानी को समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये किन लोगों की कहानी है। देखिए, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जिसमें किस्मत आजमाने के लिए हर साल हजारों लोग दुनिया भर से आते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। किसी को सिंगर बनना है, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है और बॉलीवुड में इनको स्ट्रगलर्स कहा जाता है। और कुछ लोग मुंबई में ऐसे भी आते हैं जिनको कॉर्पोरेट में काम करना है, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जो लोग बॉलीवुड में कामयाब होना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में कामयाब होना चाहते हैं, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये लोग क्रेजी किस्म के लोग हैं, अब नॉर्मल लोग हैं। क्योंकि आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी कामयाब हो भी जाएंगे या नहीं होंगे। बॉलीवुड में आज तक ऐसे लाखों लोग आ चुके हैं जिन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया और पूरी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए। फाइनली कहीं मुंबई की सड़कों पर ही धक्के खाते खाते मर गए या मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हुए गुजार दी, अगर वो बुढ़ापे में कहीं वापसी जाते भी हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? जिंदगी तो बर्बाद हो गई, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग बहुत ही जुनूनी होते हैं, थोड़े अबनॉर्मल होते हैं, थोड़े क्रेजी किस्म के होते हैं। ये लोग नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। और जबकि जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो पैसे तो होते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत कहीं से कमाते हैं, उसी से जिंदगी चला करती है। और जो कॉर्पोरेट में काम किया करते हैं उनकी भी 40-50 हजार रुपए तनख्वाह होती है। जो महीने में कमाते हैं वही खर्च कर देते हैं, कुछ माल फूकने पर, कुछ दारू पीने पर और कुछ खाना खाने पर। और ये सभी लोग बहुत ही थर्ड क्लास घरों में रहते हैं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। आज बैग उठाकर यहां सो रहे हैं, कल बैग उठाकर कहीं और चले जाते हैं, परसों बैग उठाकर कहीं और चले जाते हैं। तो एक्चुअली मेट्रो इन दिनों की कहानी ऐसे ही लोगों की है। और जो लोग बेचारे सिर्फ इतना कमाते हैं कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्चा चला करता है, वो इसके अलावा क्या सोचेंगे? इसको देनी है, इसकी लेनी है, इसके साथ सोना है या दारू पीनी है या माल फूकना है, बात खत्म। इस फिल्म के अंदर एक ट्रैक उन औरतों का भी रखा गया है जो शादीशुदा हैं और यह ट्रैक भी बॉलीवुड से ही इंस्पायर है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां कोई भी किसी की भी वाइफ को लेकर भाग जाता है। भजन गाने वाले अनूप जलोटा को आप सभी जानते हैं। उनके पास एक बंदा तबला बजाया करता था जिसका नाम है रूप कुमार राठौर। ये भाई साहब तबला बजाते बजाते अनूप जलोटा की वाइफ सोनाली को भगाकर ले गया। अनूप जलोटा शेखर कपूर से बहुत मिला करता था, उसको अपने भजन सुनाया करता था और यही करते करते अनूप जलोटा ने शेखर कपूर की वाइफ को भगा लिया। राजेश खट्टर और पंकज कपूर दोस्त थे, मिला करते थे, तो राजेश खट्टर साहब ने पंकज कपूर की वाइफ को भगा लिया। विपुल शाह एक डायरेक्टर है, काफी फिल्में बना चुका है और इसकी फिल्मों में एक टीवी एक्टर काम किया करता था। उसकी वाइफ थी शेफाली और एक दिन विपुल शाह ने शेफाली का डिवोर्स करा दिया और उससे शादी कर ली। तो ये ट्रैक भी मेट्रो इन दिनों में रखा गया है, यानी कि किसी की वाइफ किसी के भी साथ भाग रही है, किसी के भी साथ जा रही है, किसी से भी शादी कर रही है। एक्चुअली ये जो इस फिल्म के अंदर दो कहानियां हैं, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो बॉलीवुड में हैं और बॉलीवुड के भी वही लोग जो बांद्रा, जुहू और लोखंडवाला में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी का मतलब पूरी मुंबई से भी नहीं है, पूरे इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह कहानी वो है जो बॉलीवुड के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, बाकी इंडिया का इस कहानी से कतई कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंडिया में ऐसे ओपन माइंडेड लोग सिर्फ लाखों में है, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलोर में। तो एक्चुअली ये कहानी उन लुक्खों की है जो अपनी जिंदगी में एस्टेब्लिश नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब आदमी के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, विजन नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? आदमी सिर्फ यही सोचेगा, इसकी लेनी है, उसकी देनी है, इससे प्यार हो गया है, उससे ब्रेकअप हो गया है, दैट्स इट। और यही इस फिल्म में है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही बिखरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि फिल्म में बहुत ज्यादा एक्टर्स हैं। जो एक्टर्स आपको पोस्टर पर नजर आ रहे हैं, ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, वही नहीं है। और बहुत सारे एक्टर हैं इस फिल्म में। आदित्य राय कपूर के साथ 2-3 लड़कियां हैं, सना फातिमा का एक बॉस है, सारा अली खान का एक और बॉयफ्रेंड है, सारा का एक बॉस भी है,
अनुपम खेर के घर में एक लड़की रहती है, उसका एक हस्बैंड था, उसका एक बॉयफ्रेंड है। कोनकोना सेन की एक फ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। कहने का मतलब यह है कि एक्टरों की भरमार है। तकरीबन 20 एक्टर हैं इस फिल्म में। तो एक सीन इन 2 एक्टरों के साथ होता है, उससे अगला सीन 2 अलग एक्टरों के साथ होता है, उससे अगला सीन 2 और एक्टरों के साथ होता है, और बीच बीच में गुड्डा जैसा दिखने वाला 1.5 फुटिया प्रीतम गाना गाने आता रहता है। आप यकीन कीजिए कि 2 सीन होते हैं और हर 2 सीन के बाद एक गाना गा रहा होता है ये 1.5 फुटिया। और भाई साहब, इसने गाना कहां कहां गाया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्डिंग की छत पर इसने गाया है, रोड पर इसने गाया है, झुग्गी में इसने गाया है, ट्रेन में इसने गाया है, बस में इसने गाया है, पहाड़ पर इसने गाया है, समंदर में इसने गाया है। इस लुक्खे ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इसने गाना नहीं गाया। इस भाई की गर्दन तो है नहीं, धड़ से ही मुंह शुरू होता है, ऊपर से एक गिटार लिया हुआ है, ले 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 ले। इसको यह लगता है कि भाई जब ये गिटार बजाकर गाना गाता है तो पूरा हिंदुस्तान इसको देखता है, पूरा हिंदुस्तान पागल हो जाता है, ये इतना कमाल का गाना गाता है। मैं इस 1.5 फुटिये गुड्डे प्रीतम को बताना चाहता हूं कि लुक्खे तेरे सभी गाने बहुत ही वाहियात हैं, इतने घटिया गाने हैं कि थिएटर से बाहर निकलकर एक भी गाना याद नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को बर्बाद करने में इस 1.5 फुटिये का भी पूरा हाथ है। आप इतनी फिल्में देखते हैं, आप खुद ही सोचिए कि जब आप एक कहानी को कंटिन्यू देखते हैं तभी तो आप उस कहानी से जुड़ते हैं, तभी तो वो कहानी आपको पसंद आती है। अगर आप किसी कहानी से जुड़ेंगे ही नहीं तो आपको वो कहानी कैसे पसंद आएगी, वो फिल्म कैसे पसंद आएगी। तो अगर कोई फिल्म ऐसी है कि 2 एक्टरों के साथ एक सीन है, अगले 2 एक्टरों के साथ दूसरा सीन है, अगले 2 एक्टरों के साथ तीसरा सीन है, यानी कि एक कहानी से आप जुड़ ही नहीं पा रहे हो, एक कहानी को आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस फिल्म को कैसे देखोगे, वो फिल्म आपको अच्छी कैसे लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया है, और ये जो डायरेक्टर है ये वैसे भी कहानी लिखता नहीं है, स्क्रीन प्ले लिखता नहीं है। यही वजह है कि इस भाई ने इस फिल्म को 250 डेज शूट किया, शूट करता था, एडिट करता था, फिर समझ में नहीं आता था कि क्या शूट हुआ, फिर रीशूट करता था, तो इसने रीशूट कर करके इस फिल्म को बनाया है। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो बंगाली है, तो 2 बंगाली राइटरों ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। आप अंदाजा लगाइए, फिल्म हिंदी में बन रही है, हिंदी दर्शकों के लिए बन रही है, लेकिन डायलॉग्स लिख रहे हैं बंगाली राइटर्स। और जैसे कि मैंने कहा कि ना ही तो ये डायरेक्टर स्क्रीन प्ले लिखता है, ना ही डायलॉग्स लिखता है, तो इन सब से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फिल्म के डायलॉग्स अच्छे नहीं होने थे और अच्छे नहीं हैं। और डायलॉग्स का इस फिल्म में वैसे भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा सीन म्यूजिक में ही है। पीछे गाना बज रहा है, प्रीतम और उसके साथी चिल्ला रहे हैं और इधर सीन चल रहा है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि म्यूजिक बहुत वाहियात है, हर दूसरे तीसरे सीन के बाद एक गाना है, लेकिन सभी गाने इतने घटिया हैं कि आपको एक भी गाना याद नहीं रहेगा जब थिएटर से बाहर आप निकलेंगे। जब से मैंने इस डायरेक्टर की फिल्म जग्गा जासूस देखी थी, मैं तब से ही बॉलीवुड वालों को कहता आ रहा हूं कि इस भाई को डायरेक्शन नहीं आता, इस भाई का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है बॉलीवुड वाले सुनने वाले नहीं हैं। तो जैसे मुझे उम्मीद थी डायरेक्टर ने वैसा ही काम किया। बहुत ही घटिया डायरेक्शन है, डायरेक्टर को कुछ नहीं पता था कि ये भाई साहब क्या बना रहे हैं। इस भाई को सिर्फ इतना पता था कि भूषण कुमार बैठा हुआ है पैसा उड़ाने के लिए, जितने भी पैसे मांगूंगा भूषण कुमार देगा, जितने दिन भी शूट करूंगा भूषण कुमार करने देगा। तो बस इसने सिर्फ टाइम बर्बाद किया है और पैसे उड़ाए हैं। इस फिल्म की कहानी कहते हुए इसने यह भी बता दिया है कि इसके घर का माहौल कैसा है, इसका रिलेशन इसकी बीवी के साथ कैसा है, बीवी क्या करती है और ये क्या करता है। इस भाई ने यह भी बता दिया कि 24 आवर के बारे में सोचता है, दारू के बारे में सोचता है, के बारे में सोचता है, इसके अलावा इसको किसी चीज की पड़ी नहीं है। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर वही सोचेगा, वही दिखाएगा जो वो रियल जिंदगी में है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो कुछ एक्टरों ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है और कुछ ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है। सारा अली खान ने वैसी ही घटिया एक्टिंग की है जैसी वो किया करती है। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? मुझे तंग करने लगे। आदित्य को ना ही एक्टिंग आती है और ना ही वो एक्टर है। उसके भाई ने भी आज तक उसको लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई, आप अंदाजा लगाइए। उसका भाई भी उसको एक्टर नहीं मानता, लेकिन ये बॉलीवुड वाले इतने बेशरम हैं
कि इनको वो एक्टर लगता है। इस लड़के की सिर्फ एक फिल्म आशिकी 2 हिट हुई थी, वो भी इसकी वजह से हिट नहीं हुई थी बल्कि बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक की वजह से हिट हुई थी। उस फिल्म के बाद से आज तक इसने जिंदगी में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। अब तक ये निर्माताओं के तकरीबन 500 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुका है। लेकिन ये बॉलीवुड के निर्माता वो हैं जो झुग्गी एक्टर के साथ भी फिल्म बनाते हैं, जो घसीटा राम के साथ भी फिल्म बनाते हैं, तो ये तो फिर भी आदित्य राय कपूर है। हालांकि फातिमा सनाशे एक बहुत बड़ी पनौती है। भाई साहब, इस लड़की ने एक इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म की थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन साहब, आमिर खान, वो फिल्म भी डिसास्टर हो गई थी। अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी पनौती है। इस लड़की की दंगल के बाद आज तक कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है ये लड़की अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी। लेकिन इसने इस फिल्म में एक्टिंग अच्छी की है। नीना गुप्ता ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पंकज त्रिपाठी का ये रोल ही नहीं था, मेरी समझ में नहीं आया कि उस बेचारे को इस रोल में क्यों लिया गया है। देखिए, पंकज त्रिपाठी को आप ड्राइवर बनाओगे अच्छा लगेगा, चोर बनाओगे अच्छा लगेगा, भिखारी बनाओगे अच्छा लगेगा, नशेड़ी बनाओगे अच्छा लगेगा। ऐसे रोल में पंकज त्रिपाठी को क्यों लिया गया है, समझ से बाहर की बात है। तो जब डबल ढोल की पनवाड़ी मीठा त्रिपाठी इस रोल में फिट ही नहीं है, तो फिर उसकी एक्टिंग के बारे में बात करने का हक ही नहीं बनता। कौन सेन शर्मा ने इस फिल्म में फिर साबित कर दिया है कि वो आज भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। कौन ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। अली फजल का रोल बहुत छोटा सा है और उसने अपने रोल को ठीक ठीक निभाया है। उबले हुए अंडे टकले अनुपम खेर ने वैसी एक्टिंग की है जैसी वो हर फिल्म में किया करता है। देश में शायद ऐसे 0.0001% लोग हैं जिनको यह फिल्म अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी घटिया फिल्म है जिसमें एक शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है और हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिल्म का मतलब है टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेहनत की बर्बादी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी से दर्शक जुड़ते ही नहीं है। पात्र खुद ही हंस रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही चिल्ला रहे हैं और देखने वाले सिर्फ देख रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म टोटल सरदर्द है और मैं इस फिल्म को कोई भी स्टार नहीं दूंगा, मैं दूंगा 0 स्टार। उसकी वजह यह है कि अगर एक फिल्म को 200-250 करोड़ रुपए खर्च करके 3-4 साल में बनाया गया है और उसके बावजूद भी इतनी घटिया फिल्म है, तो फिर यह फिल्म कोई भी स्टार डिजर्व नहीं करती और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का रियल बिजनेस 25 CR के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन आज की तारीख में बॉलीवुड में नया चलन चल रहा है, निर्माता खुद ही टिकट्स खरीदा करता है। तो अगर निर्माता खुद खरीदेगा तो फिर वो कुछ भी बता सकता है, उसकी मर्जी है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।